एनालिटिकल रीजनिंग टेस्ट का एक बड़ा सेक्शन है और इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन टेस्ट में ज़्यादा होते हैं। आमतौर पर यह ख्याल किया जाता है कि ये एक मुश्किल सेक्शन है। हालांकि हकीकत ये है कि ये क्वांटिटेटिव रीजनिंग के मुकाबले में ज़्यादा आसान है। अगर इसके आप लैंग्वेज, इसमें जो रूल्स हैं और जो इनको सॉल्व करने के मेथड्स हैं उनको कंप्रीहेंड कर लें तो कम टाइम में आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि क्वांटिटेटिव में आप देखेंगे कि उसके तो टॉपिक बहुत ज़्यादा हैं, तो प्रिपरेशन का मेजर पोर्शन आप क्वांटिटेटिव पे सर्व कर देते हैं और एनालिटिकल रीजनिंग कम टाइम में ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयार किया जा सकता है। तो इसको अगर आप सिस्टमेटिक वे में लर्न करेंगे तो ये बहुत आसानी से तैयार हो जाएगा और आप एक ऑप्टिमल स्कोर बल्कि 100% स्कोर तक भी पहुंच सकते हैं। तो ये सेक्शन है क्या? इसमें होता क्या है कि आपको एक सिनेरियो दिया जाता है, यानी कि एक सिचुएशन दी जाती है। उस सिचुएशन में कुछ फैक्ट्स होते हैं, कुछ रूल्स दिए जाते हैं और रूल्स के आपस में रिलेशनशिप होती है कि अगर ए यहाँ पर होगा तो बी कहाँ होगा, ये एक रिलेशनशिप है। अगर ए आएगा तो बी भी आएगा, ये एक रिलेशनशिप है। तो इस तरह से सबसे पहले एक सिचुएशन दी जाती है, कोई गेम है, कोई कंपटीशन हो रहा है या कोई सीटिंग अरेंजमेंट करनी है, किसी रूम्स में किसी मीटिंग में सीटिंग अरेंजमेंट करनी है और उससे रिलेटेड फिर कुछ फैक्ट्स दिए जाते हैं। मसलन अगर हम कहें कि मीटिंग में 10 पर्सन होंगे और चेयर्स 10 होंगी, तो कुछ फैक्ट्स हैं। फिर अरेंजमेंट है कि वो कितनी रोज में होंगी, कितने कॉलम्स में होंगी, इस तरह की सिचुएशन। और फिर उसके साथ रूल्स दिए जाते हैं कि कौन सी चीज पहले आएगी कौन सी बाद में, इस तरह से। तो फिर उसके बाद आप नीचे देखते हैं सेट ऑफ क्वेश्चंस, यानी कि जो सिचुएशन दी जाती है, रूल्स दिए जाते हैं, उससे रिलेटेड फिर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। और हर सिनेरियो यानी कि हर क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसके बाद 4 to 5 और बाज़ औक़ात इससे ज़्यादा भी क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें आपने करना क्या होता है कि आप जो ना बेसिक स्ट्रक्चर समझते हैं कि जो सेट ऑफ रिलेशनशिप दिया गया है उनमें आपस में लिंक क्या है, उनको थोड़ा सा एनालाइज करना होता है आपने। कि आप जब देखते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के रूल्स हैं तो वो आपस में क्या लिंक रखते हैं, उसको पूरी तरीके से कंप्रीहेंड करें। मसलन रीजनिंग में क्वेश्चन होते हैं इफ देन के, कि अगर ए होगा देन बी भी होगा, सी अगर यहाँ होगा तो डी यहाँ होगा। तो इस तरह से कुछ स्टेटमेंट्स में खास तौर पे इफ देन की सिचुएशन होती है। फिर उससे आप इन्फर करते हैं कि ट्रू और मस्ट बी ट्रू को। यहां पर भी इंपॉर्टेंट याद रखें कि ये पर्टिकुलर सिचुएशंस होती हैं। अगर आप ट्रू और सिर्फ ट्रू या मस्ट बी ट्रू, इन चीजों को कंप्रीहेंड करना बहुत जरूरी होता है। इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं। मस्ट की जगह कुड आ जाए तो क्या करना है। तो ये वो गलतियां होती हैं जो आम तौर पर स्टूडेंट्स करते हैं, टेस्ट टेकर्स ये गलतियां करते हैं कि वो मस्ट को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो आप इसको भी लर्न करेंगे। और आप जहन में रखें कि ये वीडियो लेक्चर नहीं है, ये इंट्रोडक्शन है एनालिटिकल रीजनिंग सेक्शन का, कि आप इसको बेहतर अंदाज में कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। लेक्चर्स के लिए आप इसी वेबसाइट में यानी कि thecatonline.com, जो के ऊपर टॉप में एड्रेस भी दिया हुआ है, या फिर एंटी टेस्ट जो यूट्यूब का चैनल है वहां से इनके लेक्चर्स देख सकते हैं। फिर देखेंगे फॉर ईच क्वेश्चन देयर इज ओनली वन करेक्ट आंसर, एक से ज्यादा आंसर नहीं आ सकते। खास तौर पर जैसे आप मस्ट की सिचुएशन को डील कर रहे होते हैं तो उसमें आप फील करते हैं कि मोर देन वन आंसर सही है, मोर देन वन ऑप्शन सही लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा होता है जो मस्ट के क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है। तो इसीलिए जैसे मैंने आपसे कहा कि मस्ट को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। अलबत्ता कुड की सिचुएशन में इसका रिवर्स है, आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन सही नजर आएगा। अगर आप क्वेश्चन को बिल्कुल सही अंदाज में कर रहे हैं तो आपको सिर्फ एक ऑप्शन सही मिलेगा। लेकिन मस्ट के केस में अपेरेंटली आपको मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट नजर आएंगे, लेकिन मस्ट का क्राइटेरिया सिर्फ एक फुलफिल कर रहा होगा। और ये भी इंपॉर्टेंट है, देखें कि देयर आर मल्टीपल वेज टू अराइव एट द करेक्ट आंसर। ये अक्सर मैंने अपनी क्लासेस में भी देखा है
कि बच्चे बाद का क्वेश्चन सॉल्व करते हुए डिफरेंट अंदाज के अंदर, कोई बच्चा किसी लॉजिक से कर लेता है, कोई दूसरी लॉजिक से इसी क्वेश्चन को सही कर रहा होता है। तो इसलिए करेक्ट आंसर तक पहुंचने के लिए जरूरी नहीं है कि आप एक ही लॉजिक होगी और वहां तक आप पहुंचेंगे। तो इसमें बाज़ औक़ात डिफरेंट लॉजिक से भी वो आंसर आ सकता है। लेकिन बेहतर ये होता है कि आप एक डिफाइंड मेथड, जो कि पर्टिकुलर प्रोसीजर है हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का, उसको फॉलो करें ताकि गलती का इम्कान ना हो। क्योंकि लॉजिक जब आप अप्लाई करते हैं तो उसमें एरर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपकी लॉजिक बिल्कुल गलत हो और हो सकता है कि वो सही हो। लेकिन जब आप डिफाइंड प्रोसीजर, जो कि सेट किस्म के रूल्स हैं, उनको अप्लाई करेंगे तो चांसेस ऑफ एरर कम हो जाएंगे। फिर इसका स्ट्रक्चर देखें कि क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या होता है। क्वेश्चन में सबसे पहले आपको एक सिचुएशन डिस्क्राइब की जाती है, इंट्रोडक्शन होता है, जिसमें सिनेरियो कंप्लीटली आपको बताया जाता है कि किस किस्म की गेम हो रही है, किस किस्म की मीटिंग हो रही है, या क्या चीज़ है, यानी कि सिचुएशन क्या है वो आपको पूरा बताया जाता है। फिर उसमें कौन सा सेटअप इन्वॉल्व है, किस तरह की चीज़ें आपने अरेंज करनी है। तो पहले ये स्टेटमेंट में ये चीज़ें दे दी जाती हैं, और बाज़ औक़ात स्टेटमेंट के दरमियान में ही रूल्स भी बता दिए जाते हैं। तो कुछ रूल्स होते हैं जो कि उस सेटअप से रिलेटेड होते हैं और उन्हीं पर बेस करते हुए क्वेश्चन होते हैं। तो लास्ट में फिर क्वेश्चंस आते हैं कि 4 to 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है ना वो नॉर्मली पूछे जाते हैं, यानी कि ऑप्शन ए से डी तक या ए से इको तक, यानी कि ई तक। अब इसके क्वेश्चन टाइप देखें, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मसलन ऑर्डरिंग रिलेशन, यानी कि ऑर्डर, कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ग्रुपिंग, सेट्स बनाने हैं आपने कि कौन कौन से लोग ग्रुप में आ सकते हैं, कौन से ग्रुप में नहीं आ सकते, और एक पर्टिकुलर ग्रुप कौन सा होगा जो कि रूल्स को फॉलो करते हुए बनाया जाएगा। तो ग्रुपिंग के क्वेश्चन होते हैं। फिर इन दोनों को मिलाकर भी एक हाइब्रिड क्वेश्चन टाइप भी होती है, जिसमें दोनों चीज़ें इस्तेमाल हो रही होती हैं। एक ग्रुप भी होगा और अरेंजमेंट भी होगी। मसलन हम कहते हैं कि ये 3 एम्प्लॉइज संडे को आएंगे और ये 3 एम्प्लॉइज मंडे को आएंगे। तो ये देखें, इसमें ग्रुपिंग भी है और सीक्वेंस भी है, ऑर्डरिंग भी है, कौन पहले कौन बाद में। फिर लिस्ट और ओरिएंटेशन, कि एक लिस्ट दी जाती है तरतीब के साथ, उसको वेरीफाई करना होता है या उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर आपने जो अभी मैंने डिस्कस किया था, कुड बी ट्रू और कुड बी फॉल्स, ये इस टाइप के क्वेश्चन भी आपने डील करने हैं इसमें, जिनको अभी हम आगे जाकर डिस्कस करते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। फिर मस्ट बी ट्रू और मस्ट बी फॉल्स, इसी तरह से इफ देन क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन टाइप्स हैं जो कॉमनली आपको एनालिटिकल रीजनिंग में नजर आएंगी। अब हम वन बाय वन इनको देखते हैं कि ये हैं क्या चीज़। अब ऑर्डरिंग क्वेश्चन देखें, इसमें क्या है, अरेंज करना है आपने किसी एक ऑर्डर में। ये ऑर्डर टाइम के लिहाज से भी हो सकता है, रैंकिंग के लिहाज से भी हो सकता है, प्लेसमेंट के लिहाज से भी हो सकता है। रैंकिंग से क्या मुराद है कि वो सीनियर वो जूनियर, या ये आगे होगा ये पीछे होगा, ये वाली रैंकिंग होगी। फिर प्लेसमेंट है, जैसे सिटिंग प्लेसमेंट है, इसको चेयर नंबर 5 पर बिठाना है, इसको चेयर नंबर 6 पर बिठाना है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी ऑर्डरिंग में शामिल है। अब मिसाल के तौर पे इस क्वेश्चन को देखें, 7 piano students TUVWXY and Z are to give a recital, and their instructor is deciding the order in which they will perform। हमें वैसे ही मालूम हो जाता है कि ये ऑर्डरिंग का क्वेश्चन है। ईच स्टूडेंट विल प्ले एग्जैक्टली वन पीस। देखें, ये एक फैक्ट दे दिया गया हमें कि एक ही पीस एक स्टूडेंट प्ले करेगा। फिर वो कौन सा है, ये पियानो सोलो, यानी कि अकेला सिंगल सिंगल पर्सन पियानो प्ले करेगा। इन डिसाइडिंग द ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस द इंस्ट्रक्टर मस्ट ऑब्जर्व द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शंस, यानी कि अब ये रूल्स की बात कर रहा है। रिस्ट्रिक्शन से मुराद रूल्स हैं। पहला क्या है, एक्स कैन नॉट प्ले फर्स्ट और सेकंड। एक्स जो है फर्स्ट और सेकंड पर नहीं होगा, एट फर्स्ट एंड सेकंड नहीं होना इसमें।
फिर दूसरा है W कैन नॉट प्ले अनटिल X हैज प्लेड, यानी कि X ने पहले आना है और W ने उसके बाद आना है। अब ये एरो क्या शो कर रहा है, बाद में आना है, जरूरी नहीं है कि वो एडजेसेंट हो सकता है कि बीच में कोई और भी आ रहा हो, सिर्फ बात क्या है कि वो बाद में आएगा। नाइदर T नॉर Y कैन प्ले सेवंथ, T और Y सेवंथ प्लेस पर नहीं आएंगे। आइदर Y और Z मस्ट प्ले इमीडिएटली बिफोर W, W से पहले Y होगा या Z होगा, और ये मस्ट है। वी मस्ट प्ले आइदर इमीडिएटली आफ्टर, वी ने लाजमी तौर पर आफ्टर या बिफोर यू होगा, यानी कि वी यू के या तो राइट साइड पर होगा या वी लेफ्ट साइड पर होगा। देखें, ये जिस तरह से मैं सोच रहा हूँ और जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, आपने जब कंडीशंस को या रूल्स को पढ़ना है तो उन्हें क्लियरली अंडरस्टैंड करना है, उनको प्रॉपरली इंटरप्रेट करना है कि असल बात क्या है। क्योंकि गलतियां क्वेश्चन को, इन क्वेश्चन में कहीं गलती कुछ नहीं है, असल गलती तो कंडीशंस को समझने में आती है। जब रूल या कंडीशन आप गलत समझते हैं तो आप समझ लें कि पूरा सेट भी गलत हो सकता है, यानी कि सिर्फ एक क्वेश्चन की बात नहीं है, पूरा का पूरा सेट भी गलत हो जाएगा। तो इसलिए जो रूल्स दिए जाते हैं, जो कंडीशंस हमें बताई जाती हैं, उनको आप क्लियरली अंडरस्टैंड करें, इंटरप्रेट बिल्कुल प्रिसाइजली होना चाहिए कि क्या चीज कही गई है। अब है ग्रुपिंग क्वेश्चन। ग्रुपिंग क्वेश्चन जैसे मैंने अभी बताया आपको कि ग्रुपिंग सेटअप में ग्रुप करना है एलिमेंट्स को, जैसे कि किसी टीम्स को बना रहे हैं आप, किसी मीटिंग के लिए पर्सन है, कोई डेलीगेट बनाना है आपने, तो इस तरह से पर्सन्स को या चीजों को ग्रुप में अरेंज करना है। मसलन ये एग्जांपल देखें इसमें, फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 7 पीपल JKLMNPQ exactly 4 will be selected to attend the diplomat's retirement dinner। देखें, अब ये डिनर पर अटेंड करना है इन्होंने, किस चीज को, रिटायरमेंट डिनर को। सिलेक्शन कंफर्म टू द फॉलोइंग कंडीशंस। अब ये कंडीशंस हैं, आइदर J और K must be selected but J and K cannot both be selected। आइदर J और K must be selected, J और K में से एक पर्सन लाजमी सिलेक्ट होगा, लेकिन दोनों नहीं होंगे, दोनों नहीं होंगे। J and K cannot both be selected, दोनों इकट्ठे नहीं होंगे। फिर है आइदर N और P मस्ट बी सिलेक्टेड, या N होगा या P सिलेक्ट होगा, और अगेन N और P दोनों इकट्ठे नहीं सिलेक्ट हो सकते जी। अब कंडीशन नंबर 3 है N कैन नॉट बी सिलेक्टेड अनलेस L इज सिलेक्टेड, यानी कि N को उस वक्त तक सिलेक्ट नहीं किया जा सकता जब L पहले से सिलेक्टेड ना हो। अच्छा, फिर Q कैन नॉट बी सिलेक्टेड अनलेस K इज सिलेक्टेड, इसी तरह से Q के साथ कंडीशन है। तो ये था एक ग्रुपिंग का क्वेश्चन। इसमें अब ये 7 पीपल हैं, इसमें से हो सकता है कि वो आपसे कहे कि 4 मेंबर्स का ग्रुप बनाए जो कि डिनर को अटेंड करें। तो इसी तरह हो सकता है कि वो 5 का कह दे आपसे, हो सकता है कि वो 3-3 के सेट्स आपसे बनवाए। तो ग्रुपिंग में एक बड़े नंबर में से छोटे ग्रुप को भी बनवाया जा सकता है, और बाद औक़ात इन्हीं को साथ ही अरेंज भी कराया जा सकता है कि पहले कौन आएगा और बाद में कौन आएगा। फिर है हाइब्रिड रिलेशनशिप। हाइब्रिड रिलेशनशिप में दोनों चीजें शामिल होती हैं, यानी कि ग्रुपिंग भी और ऑर्डरिंग भी, यानी कि ग्रुप भी बनाया जाएगा और फिर ये भी डिटरमिन किया जाएगा कि वो पहले आएगा या बाद में आएगा या किस पोजीशन पर आएगा। फॉर एग्जांपल इस तरह से इस क्वेश्चन को देखें, ईच ऑफ द 6 टास्क हार्वेस्टिंग, मिलिंग, प्लोइंग, हार्वेस्टिंग, मिलिंग, प्लोइंग, स्पिनिंग, थ्रेशिंग एंड वीविंग will be demonstrated exactly once at a farm exhibition। No two tasks will be demonstrated concurrently, यानी कि इकट्ठे नहीं हो सकते दो टास्क। 3 volunteers, Frank, Gladys and Leslie, will each demonstrate exactly 2 of the tasks। The task must be demonstrated in accordance with the following conditions। अब आप देखें कि यहां पर दोनों चीजें आपको नजर आ रही हैं कि ग्रुप भी है कि
3 पर्सन हैं, लेकिन एग्जैक्टली 2 टास्क हर पर्सन कर रहा है, तो टास्क की ग्रुपिंग हो गई। और फिर तरतीब क्या है, देखें यहां से तरतीब का भी पता लगता है कि हमें ऑर्डरिंग का भी ख्याल करना होगा। नो 2 टास्क विल बी डिमॉन्स्ट्रेटेड कंकरेंटली, इकट्ठे नहीं हो सकते। इसका मतलब है ये आगे पीछे होंगे, कोई पहले आएगा कोई बाद में। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें ग्रुपिंग भी है और उसके साथ ही ऑर्डरिंग भी मौजूद है। फिर है लिस्ट और ओरिएंटेशन। दिस क्वेश्चन इज वेरी कॉमन एंड इज ऑफन द फर्स्ट एंड easiest question in each set of questions. Each choice generally presents a complete outcome and asks which is possible and not. देखिए ये कॉमन क्वेश्चन होते हैं। ये तकरीबन अगर आपको एक सेट मिलता है ना, उसमें से कोई एक क्वेश्चन लाजमी तौर पे लिस्ट का या ओरिएंटेशन का होता है। उसमें क्या चीज है कि अकॉर्डिंग टू रूल्स एक लिस्ट दी जाती है कि ये पर्सन या ये चीजें इस ग्रुप में शामिल हैं, तो क्या ये पॉसिबल लिस्ट बन सकती है या नहीं, यानी कि रूल्स के मुताबिक ये सेट बनाया जा सकता है या नहीं। तो आप सारे रूल्स को उस पर अप्लाई करके देखते हैं, आपको आसानी से आंसर मिल जाता है। अब है जी कुड बी ट्रू और कुड बी फॉल्स क्वेश्चन। तो इसमें देखें एक तो इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें कुड। कुड का मतलब ये होता है कि आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन में ट्रू और फॉल्स आपने बताना है कि ये चीज सही है या गलत है। तो आप सारी कंडीशन अप्लाई करते हैं और चेक कर लेते हैं। ये तो इसका बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि आपने जब भी चेक करना है किसी चीज को कि ये गलत है या सही, सारे रूल उस पर अप्लाई कर दें। लेकिन क्या है कि अगर कुड भी ट्रू पूछा जा रहा है आपसे, कुड भी ट्रू, तो एक गिवन सिनेरियो में आपको ये सिचुएशन दी जाती है कि सारे रूल्स अपनी जगह पर हैं, लेकिन एक एक क्वेश्चन में वो आपको एक सिचुएशन देता है एक नई क्रिएट करके या थोड़ी सी मॉडिफाई करके, और उस सिचुएशन में पूछता है कि क्या ये सही है। तो जाहिर सी बात है कि अब आपने ट्रू बताना है, तो आप रूल्स को अप्लाई करके देख लें कि अगर वो रूल्स उस पर अप्लाई होते हैं सारे और कोई ब्रेक नहीं होता रूल, तो वो कुड भी ट्रू है। और इस सिचुएशन में याद रखें कि आपको ज्यादा आंसर सही नहीं नजर आएंगे, और ऑफन यानी कि यूजुअली एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जो गिवन सिनेरियो में सही होगा, बाकी सारे गलत आपको फील हो जाएंगे। तो ये कंपैरेटिवली इतना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं होता, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन कम होती है। जो ब्रेक कर रहा है वो गलत है, जो ब्रेक नहीं कर रहा वो सही है। तो इसी तरीके से कुड भी फॉल्स में यही सिचुएशन है कि आपको जो अगर वो पूछता है ना कि क्या ये गलत है, यानी कि ये नहीं हो सकता कि आप ऑप्शंस में उलझें कि कौन से वाला सही है कौन सा गलत है। आपको डेफिनेटली अगर आप रूल्स को फॉलो करके चेक करते हैं कि जी ये सही है या गलत है, तो आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा और वही उसका आंसर होगा। फिर है मस्ट बी ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन। यहां पर एक सिचुएशन आती है कि मस्ट का मतलब है हर सिचुएशन में सही। अब यहां क्या होता है कि आप जब इस क्वेश्चन को कर रहे होते हैं, तो यहाँ क्या होता है कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो आपको फील होता है कि मोर देन वन ऑप्शन सही है, लेकिन वो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में सही होते हैं। इन ऑल कंडीशंस, उस सिनेरियो से बाहर निकल के भी, और जो क्वेश्चन में दी गई है उसके अलावा भी जनरल रूल्स के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन सही होती है, बाकी सारे गलत हैं। यानी कि यहाँ थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल हाई हो जाता है, क्योंकि आपको जब दो ऑप्शन सही लगते हैं तो आपको चॉइस करना होता है कि मस्ट कौन सा है, क्योंकि उनमें से एक होगा जो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में तो सही नजर आएगा, लेकिन इन ऑल कंडीशन सही नहीं हो सकता। फिर है इफ देन क्वेश्चंस। दीज क्वेश्चन विल हैव न्यू कंडीशन इन ईच आंसर that indicate a causal relationship. If this, then that. You will have to determine which is true or violates the rule. यानी कि देखें अगर हम कहें कि if A comes to play, then B will also come. अगर A होगा तो B भी होगा। तो यहां पर एक और इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन है जिससे आपने बचना होता है, और वो क्या है
कि अगर ए आ रहा है तो बी भी आएगा, लेकिन क्या बी अकेला आ सकता है? देखें, ए तो अकेला नहीं आ सकता, क्योंकि ए आएगा तो बी भी होगा। लेकिन अगर बी अकेला आ जाए, बी आ जाए, कम टू प्ले, तो आप याद रखें कि ये हमें ये इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही कि फिर ए भी आएगा। नो, ये जरूरी नहीं है, हमें नहीं पता, क्योंकि सिर्फ ए की कंडीशन है कि अगर ए होगा तो बी भी होगा, लेकिन बी होगा तो ए भी होगा, ये जरूरी नहीं है। तो ये हम इसे कहते हैं वन वे कंडीशंस। ये वन वे है। ए से बी की तरफ तो ठीक है कि ए के साथ बी होगा, लेकिन बी के साथ ए होगा, ये इंफॉर्मेशन इसमें नहीं है। तो आप ये कंडीशन समझेंगे कि बी के बाद ए जरूरी नहीं है। अगर आता है तो ठीक है, अगर किसी कंडीशन में आता है तो ठीक है, क्योंकि ए अगर आ रहा है तो बी तो पहले ही मौजूद है। लेकिन बी अकेला भी आ सकता है, लेकिन ए अकेला नहीं आ सकता। तो ये जो कंडीशन है इफ देन की, ये अमूमन बच्चे जो है ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इन चीजों का ख्याल रखें आप कि इफ देन कंडीशन आ रही है तो आपने उसको वन वे लेना है। अब एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं क्वेश्चन की। ये भी जस्ट इंट्रोडक्शन है कि हम किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये वीडियो बेसिकली इंट्रोडक्शन के लिए है। लेक्चर्स के लिए या लेसन्स के लिए आप इसी चैनल में मौजूद एनालिटिकल की वीडियोस देखें जो लेक्चर पर मुश्तमिल हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर मुश्तमिल हैं, या जिस साइट पर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यानी कि thecatonline.com, वहाँ पर भी ये सारे लेसन्स भी मौजूद हैं इसके हर टॉपिक के, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मौजूद हैं। तो जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन इस क्वेश्चन को देखते हैं। 6 flowers आर प्लांटेड इन अ सीजन, वन आफ्टर द अदर। देखें यहां पर वन आफ्टर द अदर, एक के बाद दूसरा तरतीब के साथ, यानी कि ऑर्डरिंग आ गई। द ऑर्डर द बिगोनियाज, carnations, daisies, roses, sunflowers and tulips are planted is determined by the following condition। अब ये आपको रूल दिए गए हैं, क्या है? डेजीज आर प्लांटेड फर्स्ट और लास्ट, roses are planted before the carnations, the sunflowers are planted immediately before the roses, the tulips are one of the first 3 flowers to be planted। अब देखें ये आपको 4 इसके रूल्स दिए गए हैं। अब उसको अगर आप तरतीब से लिखना चाहें, डेजिज, डी जो है वो फर्स्ट पर आएगा या लास्ट पर आएगा, ये तो पहला हो गया। फिर रोजेज आर प्लांटेड बिफोर दी कार्नेशन, कार्नेशन से पहले आएगा, यानी कि ये कंडीशन होगी इसकी। सी ने बाद में आना है, आर ने पहले आना है। द सनफ्लावर्स आर प्लांटेड इमीडिएटली बिफोर द रोजेज, और रोजेस के बिल्कुल साथ पहले सनफ्लावर होगा, यानी कि ये दो कंडीशन मिलकर ये सिचुएशन बन गई कि एस पहले आएगा फौरन, उसके फौरी बाद आर आएगा, और आर के बाद सी ने आना है किसी भी पोजीशन पे, वो साथ भी हो सकता है और गैप के साथ भी हो सकता है। फिर फोर्थ कंडीशन है द ट्यूलिप्स आर वन ऑफ द फर्स्ट 3 फ्लावर्स, ट्यूलिप जो है वो पहले 3 फ्लावर्स में होना चाहिए। आप क्वेश्चन देखें, ये पिंक में आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्टेबल ऑर्डर ऑफ द फ्लावर्स प्लांटिंग। ये वही क्वेश्चन, लिस्ट का क्वेश्चन है कि ये लिस्ट दी गई है, इसे आप चेक करें कि कौन सी लिस्ट सही है। पहले ए ऑप्शन को देखें, ट्यूलिप। ट्यूलिप की कंडीशन क्या है? ट्यूलिप की कंडीशन ये है फर्स्ट 3 में होना चाहिए, बिल्कुल सही है, ट्यूलिप यहां आ सकता है। फिर है बिगोनिया, बिगोनिया की कोई कंडीशन नहीं है, इसे छोड़ दें। डेजीज आर प्लांटेड फर्स्ट और लास्ट, ये जाकर यहाँ गलत हो गया, क्योंकि डेजीज में बिल्कुल शुरू में आना था या एंड पे आना था, ना तो ये एंड पे है ना स्टार्ट में, दरमियान में आ रहा है, इसलिए ये तो आंसर नहीं हो सकता। फिर ऑप्शन बी को देखें, डेजीज, यस, ये वाली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन तो पूरी हो गई। फिर है सनफ्लावर, रोजेज। अब ये 3 पहले फ्लावर्स हैं, और 3 फ्लावर्स में ट्यूलिप ने आना लाजमी था, क्योंकि फर्स्ट 3 में ट्यूलिप होना जरूरी है, जबकि इन तीनों में ट्यूलिप नहीं है, ट्यूलिप तो 5th प्लेस पर आ रहा है, इसलिए ये भी गलत है। अब देखें, अब किया क्या जा रहा है? किया सिर्फ ये जा रहा है कि आप जो है रूल्स को चेक कर रहे हैं, लिस्ट को चेक कर रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू रूल है या नहीं। फिर सी ऑप्शन को देखें, डेजी, यस, पहला पहला रूल अप्लाई हो गया, बिल्कुल सही है। ट्यूलिप,
ये लास्ट वाला भी अप्लाई हो गया क्योंकि फर्स्ट थ्री में होना चाहिए। फिर बिगोनिया, फिर सनफ्लावर, सनफ्लावर के फौरन बाद रोज। ये देखें, ये कंडीशन, दोनों कंडीशन भी 2 एंड 3 भी पूरी हो गई, 1 भी पूरी हो गई, 2 एंड 3 भी पूरी होगी। देखें ये एस आर के बाद सी, सनफ्लावर, रोज, कार्नेशन, ये कंडीशन, ये वाली, ये दोनों से मिलकर बनी हुई है। ये भी हो गई, तो फर्स्ट भी हो गई, लास्ट भी हो गई, और दोनों दरमियान वाली भी। तो इसका मतलब है ये बिल्कुल करेक्ट है। फॉर द सेक हम इसको मजीद चेक भी कर लेते हैं। मजीद डी को देखें। यस, डेजी आ सकता है, ट्यूलिप आ सकता है, लेकिन ये गलत है क्योंकि ये तो एस और आर के बाद आता है, इसलिए ये गलत हो गया। अब देखते हैं ई को। ई ऑप्शन में ट्यूलिप, यस, फर्स्ट थ्री में होना चाहिए था। सनफ्लावर आ सकता है, लेकिन उसके फौरन बाद तो आर ने आना है, ये वाली कंडीशन। तो यहाँ पर बिगोनिया है जो कि गलत है, इसलिए ये भी गलत। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। अब ये है क्वेश्चन 2। इसमें सिर्फ कंडीशंस मैंने सामने रख ली हैं क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी नहीं था, इसलिए मैंने उसे ओमिट कर दिया। ये कंडीशंस हैं। इफ द सनफ्लावर इज प्लांटेड फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। अब हम इनको पहले ऑर्डरिंग में तरतीब से लेकर आते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब यहाँ पर सनफ्लावर इज प्लांटेड फर्स्ट, ये सनफ्लावर आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कंडीशन जो थी हमारे पास, एस के बाद आर और आर के बाद सी होना चाहिए। ये देखें, रोजी से पहले आएगा, तो यहां पर फिर आर आना चाहिए। और अब जो सी की कंडीशन है, तो यहां पर सी आ सकता है, लेकिन ये 4 पर भी आ सकता है, 5 पर भी, 6 पर भी। सी की कंडीशन फिक्स नहीं है कि आर के फौरन बाद आएगा, वो ये है कि सी ने रोजेज आर प्लांटेड बिफोर दी कार्नेशन, तो कार्नेशन से पहले आर ने आना है, यानी कि सी जो है वो किसी भी प्लेस पर हो सकता है, वो फौरी तौर पर आर के बाद नहीं है। लेकिन सनफ्लावर के लिए इमीडिएटली का लफ्ज था कि वो रोजेज से पहले इमीडिएटली होंगे, इसलिए इसके साथ है। तो सी जरूरी नहीं है कि 3 पर रखा जाए, सी कहीं पर भी आ सकता है। अच्छा, उसके बाद अब हम चॉइसेस को देखते हैं, क्योंकि उसके बाद हम आइडिया लगाएंगे कि बाकी चीजें कहाँ होंगी, क्योंकि एक्चुअली यही है, क्योंकि इसमें सिर्फ ये है कि डेजीज लास्ट में रख लें। डी को हमने लास्ट में रख लिया। अब लास्ट कंडीशन है ट्यूलिप्स आर वन ऑफ द फर्स्ट 3 फ्लावर्स, 2 प्लेसेस तो रिजर्व हो चुकी हैं। अब लास्ट 3 यही है, यहां पर ट्यूलिप ने आना ही आना है, क्योंकि लास्ट कंडीशन या फोर्थ कंडीशन क्या बता रही है हमें? ट्यूलिप्स आर वन ऑफ द फर्स्ट 3 फ्लावर्स टू बी प्लांटेड, फर्स्ट 3 में होना चाहिए। तो फर्स्ट पे तो उसने क्वेश्चन में एस रख दिया, और एस के फौरन बाद आर ने आना है इस कंडीशन के मुताबिक। तो लाजमी तौर पर अगर हमने ऑर्डर को सही रखना है तो फिर यहाँ ट्यूलिप आना चाहिए, और ये दिया गया है ऑप्शन ई में। तो बाकियों को चेक करें। देखें, बिगोनियाज आर प्लांटेड फोर्थ, यस, ये आ सकता है। देखें, अब ये भी तो सही लगता है, लेकिन असल क्या है कि हमने मस्ट बताना है, मस्ट बी ट्रू। ये तो 5th पर भी आ सकता है, ये मस्ट नहीं है कि बी जो है 4 पर आएगा, वो 5th पर भी जा सकता है। तो ये ऑप्शनल है, यानी कि ये कुड की कंडीशन में तो सही हो सकता था, लेकिन मस्ट की कंडीशन में बी 4 पर नहीं आ रहा, क्योंकि वो 5 पर भी आ सकता है। तो इसलिए हम इसको करेक्ट नहीं कर सकते, ये ऑप्शनल है या ये कुड है। फिर बी ऑप्शन को देखें, कार्नेशन आर प्लांटेड थर्ड। थर्ड में वही चीज कि ये आ सकता है, थर्ड पर सी आ सकता है, लेकिन वो 4th पे भी आ सकता है, वो 5 पे भी आ सकता है। तो लेकिन ये मस्ट नहीं है। जो बात मैंने आपसे शुरू में की थी कि अपेरेंटली हमें मोर देन वन ऑप्शन ऐसे लगेंगे जो बिल्कुल करेक्ट लगेंगे कि यस ये पॉसिबल है, लेकिन मस्ट नहीं है, क्योंकि सी 3 पे भी आ सकता है, 4 पे भी आ सकता है, 5 पे भी आ सकता है। तो उसके बाद इसका मतलब है ये भी करेक्ट नहीं है। ट्यूलिप्स आर प्लांटेड सेकंड, सेकंड तो प्लेस खाली नहीं है, इसलिए ये वैसे ही गलत है। कार्नेशन आर प्लेस द फोर्थ, यस, कार्नेशन 4th पे आ सकते हैं, 5 पे भी आ सकते हैं, तो इसलिए ये भी ऑप्शनल है, गलत है। लेकिन देखें, ट्यूलिप्स आर प्लांटेड थर्ड, ये लाजमी है, क्योंकि ट्यूलिप की ये कंडीशन उसने खुद दी हुई है
ये मस्ट है कि ट्यूलिप यहीं आएगा, क्योंकि इसने फर्स्ट थर्ड में शामिल होना है। फर्स्ट पोजीशन पे एस उसने रख दिया है, उसके साथ आर ने आना था, और ट्यूलिप के लिए फिर थर्ड प्लेस ही खाली है। पहले तीन के अंदर ट्यूलिप का होना जरूरी है, तो वो थर्ड पर आ सकता है और वो आएगा, क्योंकि एस और आर की जगह रिजर्व है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई। अब ये थर्ड क्वेश्चन है, कंडीशंस वही हैं 4। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रू। अब आपने कैन नॉट बी ट्रू बताना है। अब इस क्वेश्चन में देखें ऑप्शन 1 क्या है, डेजीज आर प्लांटेड फर्स्ट। पॉसिबल है, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट में डेजीज आ सकती हैं, तो अगर वो कहता है कि फर्स्ट में वो है, पॉसिबल है। बी ऑप्शन को देखें, यानी कि पहला पॉसिबल है, जबकि हमने बताना था कैन नॉट बी ट्रू। ये ट्रू है, ये पॉसिबल है, इसलिए कैन नॉट में नहीं आ सकता, तो मैंने कहा ये गलत है। बी ऑप्शन को देखें, कार्नेशन आर प्लांटेड थर्ड। कार्नेशन को थर्ड पर प्लांट करना है, तो ये जो कंडीशन है जो इन दोनों से 3 और 4 से मिलकर बनी है, उसको आप गौर करें। अगर ये सिचुएशन है, अगर हम कहते हैं बी ऑप्शन के मुताबिक कि थर्ड पर सी आ गया, तो सी से पहले एस आर ने आना है, ये एस आर आ गया, यस। लेकिन आप मुझे बताएं कि अब ये फोर्थ कंडीशन कैसे पूरी हो, कि ट्यूलिप ने पहले 3 में आना है, वो तीनों तो रिजर्व हो गए। इसका मतलब है बी कैन नॉट बी ट्रू, कि कार्नेशन को आप 3 पर नहीं रख सकते, यहां पर लाजमी तौर पर ट्यूलिप ही आएगा। अगर इसी सिचुएशन को देखें, तो यहां पर अगर थर्ड पोजीशन पर, यानी कि अगर थर्ड पोजीशन पर सी रखते हैं, तो उससे पहले एस आर आएगा, यहाँ पे ट्यूलिप की जगह नहीं बचती। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि हमने कैन नॉट बी ट्रू बताना था, सी थर्ड पर नहीं आ सकता, ये गलत है, तो कैन नॉट बी ट्रू है। फिर सी ऑप्शन को भी देख लें, डेजीज आर प्लांटेड लास्ट, यस पॉसिबल है, फर्स्ट पे भी आ सकते हैं, लास्ट पे भी आ सकते हैं। ट्यूलिप्स आर प्लांटेड थर्ड, यस ये तो कंडीशन है, ट्यूलिप ने तो थर्ड पे आ सकता है। बिगोनियाज आर प्लांटेड फर्स्ट, हो सकता है डेजीज अगर 6 पर हैं, तो बिगोनिया फर्स्ट पर आ सकती है। तो बी ऑप्शन वो है जो इस चीज को ट्रू कह रहा है कि कैन नॉट बी ट्रू, ये गलत है, यानी कि ये गलत है, ये सही नहीं हो सकता, यही इसका आंसर है। अब आते हैं असल चीज की तरफ, कि अगर आप तमाम मेथड्स को समझ लेते हैं, प्रोसीजर समझ लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, आप तमाम वीडियो लेसन भी देखकर कंप्रीहेंड कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें फ्लुएंसी लाने के लिए इन इन रूल्स को जो आपने लर्न की हैं चीज़ें, उनको अप्लाई करने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, प्रैक्टिस की। तो आपको बहुत से नंबर ऑफ क्वेश्चंस को मुख्तलिफ सिचुएशंस के, मुख्तलिफ सिनेरियोज के, मुख्तलिफ टॉपिक्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो इसके लिए इस वेबसाइट में भी मौजूद हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन, और यूट्यूब चैनल पर भी कुछ वीडियोस हैं, उनसे उनसे रिलेटेड डाउनलोड भी लिंक में दिए गए हैं, तो वहां से आप हेल्प लें और प्रैक्टिस करें। फिर इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें लास्ट में ये है कि लैंग्वेज को समझने की कोशिश करें, और कोई चीज़ आपसे ओमिट ना हो, क्योंकि बाज़ औक़ात आप भूल जाते हैं, ख़ास तौर पर कैन नॉट के क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट करते हुए भूल जाते हैं कि हमने अपोजिट बताना है, गलत बताना है। जो कैन नॉट बी ट्रू के केस में था, वो ट्रू ढूंढते हैं, तो उससे उनका आंसर उन्हें मिलता नहीं है, क्योंकि उन्होंने कैन नॉट बी ट्रू बताना है। इसी तरह से एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्ट, कि बाकी ऑप्शंस के अलावा आपने एक्सेप्ट बताना है, यानी कि ट्रू नहीं। अगर वो ट्रू का पूछता है और आखिर में कहता है एक्सेप्ट, इसका मतलब है आपने फॉल्स बताना है। वो अगर कहता है कि जी इसमें से गलत कौन सा है, और आखिर में क्वेश्चन के आखिर में लिखा है एक्सेप्ट, तो इट्स मीन कि आपने अब फॉल्स बताना है। तो ये एक्सेप्ट को भी देख लिया करें कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में अगर एक्सेप्ट आ रहा है, तो वो जो पहले पूछा गया है उसका अपोजिट हो जाएगा। तो इस किस्म की चीजें जो है ना, ये भी बाज़ स्टूडेंट्स के स्कोर को कम करने का बायस बनती हैं, कि वो कुछ क्वेश्चन इस वजह से गलत कर देता है कि वो कैन नॉट को नहीं अंडरस्टैंड करता है, या कैन नॉट को भूल जाता है आंसर देते हुए, या एक्सेप्ट को भूल जाता है। फिर इसी तरह से इंपॉर्टेंट चीज ये भी होती है कि आपने रूल्स कोई लिस्ट बनाए, बाज़ औक़ात वो पैराग्राफ में दिए गए रूल्स होते हैं, तो आप उनको एक लिस्ट की शक्ल में लाएं और उनको प्रॉपरली इंटरप्रेट करें।
डिडक्शन करें कि इस रूल से क्या निकलता है। जैसे अभी हमने ये जो फ्लावर्स वाला क्वेश्चन था उसमें आर से पहले एस और फिर उसके बाद सी, तो आप ये देखें कि ये एक नई कंडीशन हमारे सामने बन गई थी दो से मिलकर। ये हमने डिडक्ट किया था कि ये ऑर्डर बनेगा, और आप देखें कि इसी ऑर्डर की बुनियाद से तमाम क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे। तो इसलिए कंडीशंस को मिलाकर आप एक नई सिचुएशन बना सकते हैं, एक नया रूल अपने सामने रख सकते हैं, और हर कंडीशन को प्रॉपरली इंटरप्रेट करें कि असल मकसद क्या है। और लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और लैंग्वेज पर एक वीडियो पूरी मौजूद है जिसमें प्रॉपर वर्ड्स के मीनिंग बताए गए हैं कि एनालिटिकल रीजनिंग में अगर ये लफ्ज आता है तो इसके सिचुएशन क्या होगी, इसका मतलब क्या लिया जाएगा। तो इसलिए इस वेबसाइट में मौजूद लेसन्स की वीडियोस देखना बहुत ज़रूरी है। फिर इसके साथ ही आप जो है ना डायग्राम्स बनाएं, सिचुएशन की जो सिनेरियो दिया गया है उसकी डायग्राम बनाएं, और फिर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि बाज़ औक़ात क्वेश्चन में जाकर वो कंडीशन में चेंज कराता है, तो उसके मुताबिक फिर दोबारा डायग्राम में चेंज करें। तो इस तरह से अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं और तमाम जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस भी करते हैं, उनके रूल्स भी समझते हैं, मेथड्स को भी अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे करना है, तो यकीनन एनालिटिकल रीजनिंग आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाए।